नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइज, इजराइल सिटी, ओके, अपना जो स्कूल का जो टेक्स्ट बुक है, स्पेशली हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक, उसको करेक्ट करने वाले हैं। करेक्ट करके क्या लिखेगा कि हाइफा, इजराइल का एक इंपॉर्टेंट सिटी है हाइफा बोल के। हाइफा पे बहुत बड़ा पोर्ट है। हाइफा सिटी को लिबरेट किया गया था, मतलब जैसे हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, आजाद, मतलब उसके अंडर थे, उनसे आजाद हुए थे। हाइफा भी ओटोमन एम्पायर का अंडर पे था, उससे आजाद हुआ था। अभी तक टेक्स्ट बुक पे, इजराइल का टेक्स्ट बुक पे ये पढ़ाया जाता था कि ब्रिटिश ने उसको आजाद करवाया था, बट नहीं, वो चेंज करके ये करेगा कि इंडियन ट्रूप्स ने, इंडियन आर्मी ने, ठीक है, भारतीय ने उसको आजाद करा। अब बोलेगे इजराइल, हाइफा, ओटोमन, भारतीय, ब्रिटिश कहां से आ गए, उसके बारे में जानते हैं, चलिए। ओके, जैसे देखिए, आप ओटोमन, जैसे हम लोग का मुगल साम्राज्य था, अशोका का एम्पायर था, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य, ओके, इस टाइम का जो एम्पायर था, ऐसे आपका मिडिल ईस्ट का थोड़ा, मतलब अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट के बीच, सॉरी, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच एक ओटोमन एम्पायर था। ओके, तो आप अगर देखेंगे ओटोमन एम्पायर का, अगर आप एरिया देखेंगे, तो ये जो पूरा यूरोप का एरिया है ना, ये सब ओटोमन एम्पायर के अंडर था। अफ्रीका का ऊपर वाला हिस्सा ओटोमन एम्पायर के अंदर था। इधर आप अगर देखेंगे कि सऊदी का जो मक्का मदीना है, वो भी ओटोमन एम्पायर के अंदर था। पर आज की डेट पे ओटोमन एम्पायर बोल के कुछ नहीं है, पूरा खत्म हो चुका है। अगर ओटोमन एम्पायर का कोई वंशधर, मतलब कोई, मतलब दादा परदादा, मतलब इसका अगर ओटोमन एम्पायर कभी कहीं बचा है, ओटोमन एम्पायर के नाम पे नहीं बचा है, तो आज की डेट पे वो जो एम्पायर जिधर से फैला था, आज की डेट पे वो सिर्फ टर्की, ये आपका है, तुर्की है या टर्की, जो भी बोली, उधर तक सिमट के रह गया है। ठीक है, ये एरिया आज की डेट पे ओटोमन एम्पायर जो पुराना वाला था वो बोला जाता है। ओके, अब टर्की का प्रेसिडेंट एर्दोगन, ओके, आज के डेट पे आप बहुत बोलते हुए सुनेंगे कि हम लोग ओटोमन एम्पायर को फिर से स्थापित करेंगे। टर्की का प्रेसिडेंट एर्दोगन कहां से सपना लेके मतलब बैठा है कि ओटोमन एम्पायर फिर से स्थापित होगा दुनिया पे, और वो ओटोमन एम्पायर का पूरा राजा बनेगा, मतलब खलीफा बनेगा, ओके, कैलिफेट बनेगा। अब टर्की का प्रेसिडेंट ये मानता है कि ओटोमन एम्पायर पूरे दुनिया का आज तक हिस्ट्री पे सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा मतलब शक्तिशाली एम्पायर था। ओके, जितना भी एम्पायर आया था, मुगल का, अशोका का, उसके बाद आपका बाहर का जो चंगेज खान वगैरह जिसका भी था, ओके, सुल्तानत था, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? ओटोमन एम्पायर, ये मानता है। ओके, अब इसीलिए ये आज के डेट पे भी सपना देखता है कि मैं एम्पायर बनाऊंगा। जैसे आज के डेट पे एम्पायर सिस्टम बन के कुछ है नहीं, हमेशा डेमोक्रेसी रहती है, नहीं तो तानाशाह, किम जोंग उन जैसा नॉर्थ कोरिया, ऐसा सिस्टम चलता है। ओके, सिंगल पार्टी या डबल पार्टी, ओके, पॉलिटिकल पार्टी, पर ये चाहते हैं ओटोमन। एर्दोगन न्यू ओटोमन फॉरेन पॉलिसी, तो ये अपने फॉरेन पॉलिसी में ऐसे बनाता है कि उस पॉलिसी के थ्रू ये पूरी दुनिया पे फिर ओटोमन एम्पायर कायम कर पाए। ऐसे कामकाज ये चलाता है, ऐसे इसका मतलब सोचना है, जो आज के डेट पे तो पॉसिबल है नहीं, सब लोग को पता है। ओके, अब ये ओटोमन एम्पायर बात को लेके इतना बढ़ गया है, इतना, मतलब ये सपना देखते रहते, ठीक है। तो एर्दोगन अर्जेस यूथ, मतलब जो टर्की का जो यूथ है, यंग है, यंग पॉपुलेशन है, एर्दोगन अर्जेस यूथ टू एम्ब्रेस ओटोमन स्पिरिट, मतलब सबको बोलते हैं कि अपने अंदर ओटोमन स्पिरिट को लेके आओ, ठीक है। मतलब हम लोग को ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि ओटोमन एम्पायर को फिर से हम लोग स्थापित कर सके। अब बोलिए, आज की डेट पे अगर कैसा लगेगा, कितना फनी बात होगा अगर ब्रिटिश, मतलब यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो अगर अपने यंगस्टर को बोले, ओके, यूथ को बोले, अपने अंदर ब्रिटिश एम्पायर का फीलिंग लेके आओ, उसको एम्बेरेस करो, उसका एम्ब्रेस करो, उसका स्पिरिट लेके आओ, पूरा दुनिया हंसेगा। लेके आके क्या करोगे? आपको क्या लगता है कि आज फिर आप आके इंडिया के ऊपर मतलब इंडिया को गुलाम बनाओगे 200 साल के लिए? पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, अब देखिए गाइस, ये बात कब का है, ठीक है। हाइफा सिटी के बारे में, ओटोमन एम्पायर के बारे में आप समझ चुके हैं कि एक टर्की बेस्ड एम्पायर था। तो अब हाइफा जो सिटी है, इसको लिबरेट किया गया था। ओके, देखिए, इसको लिबरेट किया गया था वर्ल्ड वॉर वन के टाइम। अगर आप वर्ल्ड वॉर वन से वर्ल्ड वॉर टू के टाइम देखेंगे, तो ये जो ब्रिटिश जो बोलते हैं हम लोग लिबरेट किए थे, पर पूरे ब्रिटिश पे उस टाइम पे अगर आप देखेंगे 1914 जब वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था, वर्ल्ड वॉर वन, और वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुआ था, तब तक ब्रिटिश पे 2.5 मिलियन, मतलब 25 लाख, ठीक है, 2.5 मिलियन, मतलब लिटरली 25 लाख तो भारतीय सैनिक थे ब्रिटिश इंडिया के अंदर। तो आप थोड़ा अच्छे से लाइक सोचिए, आज के डेट पे अगर आप इंडियन आर्मी का स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी देखेंगे, तो वो 20 लाख भी नहीं है टोटल। इंडियन आर्मी, ब्रिटिश टाइम पे, ब्रिटिश इंडिया पे इंडियन आर्मी, मतलब इंडिया का जो अब इंडियन से जो ब्रिटिश आर्मी में काम करता था, वही तो 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख बोलो, 25 लाख थे। तो अगर अगर ये इंडियंस किसी सिटी को लिबरेट कराता है, तो वो ब्रिटिश ने थोड़ी लिबरेट करा है, ब्रिटिश के नाम पे एक्चुअली इंडियंस ने लिबरेट करा है, उसको आजादी दिला, ठीक है। अब देखिए, 1914 पे वर्ल्ड वॉर वन चालू हुआ था। 1980 पे जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था,
उस टाइम पे ओटोमन एम्पायर जो साइड पे था, तो वो साइड हार गया था, तो इसके वजह से ओटोमन एम्पायर का फॉल हुआ था। मतलब ये जो ओटोमन एम्पायर, बाकी जो ओटोमन टर्की बेस्ड था, बाकी जो अफ्रीका, फिर आपको सऊदी अरेबिया, ये सब मतलब लैंड को कब्जा करके रखा था, इसको छोड़ना पड़ा। तो ओटोमन एम्पायर सबसे लास्ट हाइफा सिटी को छोड़ा था, और हाइफा सिटी को लिबरेट इंडिया ने करवाया था। ओके, तो आपको ये देखिए, द बैटल ऑफ हाइफा सिटी विच लिबरेटेड द सिटी ऑफ हाइफा फ्रॉम ओटोमन रूल वाज फॉट इन 1918, मतलब एकदम वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो रहा था, जिस ईयर पे खत्म हुआ था उस ईयर, विथ इंडियन सोल्जर प्लेइंग अ की रोल। ओके, इंडियन सोल्जर ने एकदम की रोल प्ले किया था। अभी अब देखते हैं हाइफा सिटी किधर है। देखिए, आप अगर अच्छे से देखेंगे तो ये आपका सीरिया है, ये जॉर्डन है, ये इजराइल है, इधर आपका वेस्ट बैंक जिसको एक पार्ट ऑफ द पैलेस्टाइन बोलते हैं, और ये आपका गाजा। गाजा मतलब आज के डेट पे इजराइल और हमास को लेकर जिधर युद्ध चल रहे, गाजा है एक एंड पे, और एक दूसरा एंड पे आपका है हाइफा। ओके, हाइफा एक सिटी है, उसमें एक मेजर पोर्ट है। ठीक है, अब हाइफा सिटी से अगर आप, ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से अगर आप थोड़ा इधर जाएंगे तो आपको यूरोप मिल जाएगा, मतलब ग्रीस, टर्की वगैरह ये सब आएगा। ओके, फ्रांस, जर्मनी, पूरा यूरोप आ जाएगा। तो ये हाइफा सिटी की बात आज के डेट पे चल रहा है। हाइफा सिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? हाइफा सिटी का जो मेजर पोर्ट है, तो आप देख सकते हैं अदानी, अदानी जो ग्रुप है, अदानी ग्रुप का एक पार्ट है एसीजेड बोल के। ओके, तो एसीजेड, ओके, मतलब स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, तो ये अदानी पोर्ट्स। ओके, तो अदानी पोर्ट्स ने हाइफा हाइफा जो पोर्ट है इसको खरीद लिया है। मतलब इजराइल के हाइफा सिटी पे जो हाइफा पोर्ट को जो ऑपरेट किया जाता है वो इंडियन ऑपरेट करता है। मतलब वो पोर्ट आप मान सकते हैं कि 80% इंडियन है। ओके, इंडियन पोर्ट है, क्योंकि अदानी ने उसको परचेस कर लिया हाइफा पोर्ट को। जो बाइडेन के टाइम पे, जब हमारे इंडिया पे G20 का समिट हुआ था, उस टाइम पे जो बाइडेन का गवर्नमेंट था, तो जो बाइडेन ने एक प्रपोजल गाइस जारी किया था, जिसको बोला था आईमैक कॉरिडोर बनाने की बात की थी, इंडिया टू यूरोप बिजनेस होगा। अब आईमैक कॉरिडोर मतलब होता है सीधा सीधा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। अब देखिए, ये स्टार्ट कहां से होगा? इंडिया से स्टार्ट होगा, फिर ये समुद्र के रास्ते से कहां जाएगा? यूएई, उसके बाद ये यूएई से घुसेगा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया रियाद, ओके, हराद, ये सब जाके फिर ये जाएगा अल हदीद। अल हदीद कहां पे? जॉर्डन पे। फिर इसराइल का देखिए, ये हाइफा पोर्ट पे जाएगा, फिर उधर से मेडिटेरियन सी के थ्रू ग्रीस का पेरियस पे जाएगा। ओके, आपको पूरा समझ में आ गया ये? तो ये आईमैक कॉरिडोर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है ये हाइफा, जो हाइफा की बात आज के डेट पे हो रहा है। okay? अब इसराइल को एक बात, मतलब इसराइल जो ये सब किया है, इससे एक बात तो क्लियर हो जाता है। एक बात, मतलब टर्की को एक बात तो क्लियर कर दिया, टर्की का एक प्राइवेट आर्मी है सदात बोल के। अब गाइस बोलेंगे प्राइवेट आर्मी क्या है? देखिए, हम लोग का जो इंडियन आर्मी पब्लिक आर्मी, इंडिया का कोई प्राइवेट आर्मी नहीं। प्राइवेट आर्मी मतलब उसका कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं होता। कल अगर ये आर्मी दूसरे कंट्री के ऊपर जाके हमला कर दे तो ये प्राइवेट है, इंडियन गवर्नमेंट का आर्मी नहीं है, तो इसीलिए कोई भी इंडिया के ऊपर ब्लेम नहीं लगा पाएगा। ठीक है, और ये आर्मी का अगर कोई जवान पकड़ा भी जाता है तो इंडिया उस कंट्री को फॉर्मली रिक्वेस्ट भी नहीं कर पाएगा कि इसको छोड़ दो, क्योंकि इसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट नहीं लेता है। तो इसीलिए बोला जाता है प्राइवेट आर्मी। तो एर्दोगान का एक प्राइवेट आर्मी बना के रखा है, उसको बोलते हैं सदाद। ओके, तो कुछ दिन पहले बोला जा रहा था कि सदाद पाकिस्तान को मदद करने के लिए कश्मीर पे उतारने वाले, और सदाद ऐसे बहुत बड़े बढ़ चढ़ के पाकिस्तानी मीडिया पे, टर्किश मीडिया पे, वर्ल्ड मीडिया पे बताया जा रहा था सदात तो बहुत स्ट्रांग फोर्स है, इंडियन आर्मी को कुचल के रख देगा। ठीक है, इंडियन आर्मी टिक ही नहीं पाएगा। सदात अगर एक बार कश्मीर के अंदर घुस गया तो पाकिस्तान की जीत पक्का है। ऐसा ये सब बोला जा रहा था कि सदात बहुत स्ट्रांग है और पावरफुल आर्मी। ओके, बट ये सदात आर्मी और ये जो पाकिस्तान, ये जो टर्की, ये जो एर्दोगन, जो भी है, इनको एक चीज मतलब क्लियर कर देना चाहिए। देखिए, हाइफा बैटल के अंदर, हाइफा बैटल पे जब ओटोमन था, ओटोमन सही में गाइस बहुत एडवांस फोर्स है, उसके पास बंदूक था उस टाइम का। ठीक है, बहुत कुछ था, बट हमारा जो इंडियंस क्या लेके लड़े थे? ब्रिटिश के साइड से लड़े थे, पर हमारे इंडियंस देखिए, इंडियंस कैवलरी यूनिट लड़े थे। ओके, उसमें कौन कौन सा था? जोधपुर का लैंसर्स था, मतलब जोधपुर लैंसर्स। हमारा आज के डेट पे जो कर्नाटका है, ठीक है, उस टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी का आता रहता था, मैसूर लैंसर्स था। ओके, ये सब एकदम डिसिसिव रोल प्ले किया था मैसूर लैंसर्स। ओके, अब ये ओटोमन एम्पायर को हराया था। अब बोलेंगे वही ओटोमन एम्पायर को किस चीज से हराया था? इनके पास क्या था? शोड था, भाला था। ठीक है, ये एकदम डेयरिंग चार्ज करा था, सुपीरियर। देखिए, इधर भी बताया जाता है सुपीरियर ओटोमन फोर्स, जिसके पास मशीन गन था उस टाइम पे। सोचिए, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम मशीन गन था, आर्टिलरी था, आर्टिलरी मतलब लिटरली जिसको कमान बोला जाता था, ये सब था। इन लोग के साथ क्या लेके लड़े थे हमारे इंडियन लैंसर्स? भाला लेके लड़े थे, तीर लेके लड़े थे, शोट तलवार लेके लड़े थे। ठीक है, अब उसके बाद आप अगर देखेंगे तो ऐसा बड़े बड़े हथियार लेके लड़े थे, फिर इसको शील्ड करने के लिए भाला लिए थे, उसके बाद तीर था, शोट था। तो ये हमारा है, अब जिसका मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली हमारा है मैसूर लैंसर्स। ओके, तो अब सोचिए,
जिसके पास मशीन गन था, जिसके पास कमान था, जिसके पास गोला बारूद सब कुछ था, जिसके पास आर्टिलरी था, जिसके पास बंदूक था, उनको हम लोग ये मतलब तलवार लेके हरा दिए, पूरा एक एम्पायर को तलवार लेके हरा दिए। और आज के डेट पे मतलब अगर टर्की पाकिस्तान सोचता है कि हमारा इंडियन आर्मी है, सदात फदात जो भी है, प्राइवेट आर्मी जो भी है, मुझे जानना भी नहीं उतना डिटेल्स पे, बट जो भी है ये जो आर्मी है, तो इनको हरा नहीं पाएगा, हम लोग डर जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद अब ये जितना भी पूरा घटना चला, आप सोचेंगे इजराइल अचानक ऐसा क्यों स्टेप लिया है, इजराइल अचानक ऐसा क्यों डिक्लेयर किया। देखिए यूके ने क्या किया, फॉर्मली पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया है एज अ कंट्री, पहले नहीं किया था। तो ये इजराइल के खिलाफ है, क्योंकि इजराइल हमेशा चाहता था पैलेस्टाइन को कब्जा करके पूरा के पूरा पैलेस्टाइन भूल के कुछ ना रहे, पूरा के पूरा इजराइल रहेगा। इजराइल हमेशा ये चाहा है, बट पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर दिया। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री भी किया, पर यूके ने भी किया। यूके ही वो कंट्री था जो इजराइली को, ज्यूज को, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, हिटलर मर जाने के बाद, सारा ज्यू जिसके ऊपर टॉर्चर हुआ था और जो भी ज्यू जिंदा था, सबको जाके उसको फॉर अ टेम्पररी बेसिस पैलेस्टाइन पे बसाया था। और वही यूके आज के डेट पे इजराइल के खिलाफ जाके पैलेस्टाइन को एक देश का दर्जा दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं यूके को एक संदेश था कि तुम अगर ऐसे करोगे तो हम भी करेंगे। तो यूके के ऊपर एक सॉफ्ट अटैक था कि तुम्हारा नाम को हम लोग हिस्ट्री बुक से मिटा देंगे। पूरा दुनिया आज के डेट से सोचेगा कि ब्रिटिश आर्मी नहीं था, इंडियन ट्रूप्स ने उसको हराया था। अब देखिए इजराइल ये जो बुक पे चेंज कर रहे हैं, इजराइल का जो जितना भी नेक्स्ट जनरेशन है, बच्चे क्या सोचेंगे, इंडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, इंडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जब हर एक सिटीजन के अंदर अंदर जब किसी देश दूसरे देश की बात घुसा दिया जाता है, मतलब क्या है पता है, कि वो देश, ठीक है, मतलब इजराइल इंडिया को लेके बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू रखता है। इसीलिए मतलब वो सिर्फ मिनिस्टर टू मिनिस्टर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल, मतलब ये जो लव है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और मिनिस्टर टू मिनिस्टर लेवल नहीं हो रहा है, ये लिटरली सिटीजन टू सिटीजन लेवल हो रहा है, जिसको अंदर घुसाना भी बहुत मुश्किल है। एक बार अंदर घुस जाए तो गवर्नमेंट कितना भी अगेंस्ट हो जाए, वो अंदर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। तो इजराइल ये चीज दिखाना चाहता है कि इंडिया को लेकर इन लोग का बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू है, इन लोग बहुत ही लंबा दूर का सोचते हैं। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोचती है पूरा इंसिडेंट के बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।